सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित जो साइकोलॉजी है उसके बारे में, और साइकोलॉजी के अपने रीट मेंस में 10 प्रश्न आएंगे। इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अपने 20 अंक के रहेंगे। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, दैन्य मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है। मतलब विलियम मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, ठीक है, साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो संवेग होता है वो भी 14 होते हैं। तो ये बात है वो विलियम मैकडूगल ने बताई थी। तो जो दैन्य मूल प्रवृत्ति होती है उससे जुड़ा हुआ जो संवेग होता है वो कौन सा होता है वो अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है आत्महीनता, ऑप्शन सी है आत्माभिमान, और ऑप्शन डी में है आमोद। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी, आत्महीनता। आत्महीनता संवेग है और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? दैन्य हो जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें क्रोध, तो क्रोध एक संवेग है, ठीक है, और क्रोध से जुड़ी हुई जो मूल प्रवृत्ति है वो है युयुत्सा। क्या है? युयुत्सा, मतलब युद्ध करने की इच्छा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आत्माभिमान जो संवेग है, इससे जो जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है वो है अपने गौरव। क्या है? गौरव, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो आमोद संवेग है उससे जुड़ी हुई जो मूल प्रवृत्ति है वो है अपने हास्य। क्या है? हास्य है। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा अभिगृहित सत्य नहीं है? देखो, अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ अभिगृहित या कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ बातें दी गई, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य केंद्रित होती है, ऑप्शन बी है बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य केंद्रित होती है, ऑप्शन सी प्रशंसा आंतरिक अभिप्रेरणा है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो, ऑप्शन में ए में दे रखा अपने आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य केंद्रित होती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो हमेशा कार्य केंद्रित ही होती है। और ऑप्शन बी है बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य केंद्रित होती है, तो ये भी है, सही है। लेकिन प्रशंसा आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये असत्य है, मतलब ये सत्य नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, प्रशंसा और पुरस्कार, प्रशंसा और पुरस्कार ये जो दोनों के दोनों है वो आपके बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। किस में आता है? बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है पुरस्कार और कौन? प्रशंसा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपने, निम्न में से सीखने के सही स्तर है। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है उसका सही क्रम कौन सा है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। ऑप्शन बी में है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। ऑप्शन सी में है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। और ऑप्शन डी में है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, तथ्य। पहले नंबर पे आएगा तथ्य आपके, ठीक है। उसके बाद में आएगी सूचना, ठीक है। उसके बाद में आएगा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। और उसके बाद में आएगा बोध, और लास्ट में आएगा अपने प्रज्ञान आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपने, कौन सा प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? बीएस ब्लूम के अनुसार कौन सा जो वर्गीकरण है वो बीएस ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखता हूं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, और ऑप्शन डी में है मनोप्रेरणात्मक है। तो देखो, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके क्रियात्मक। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक। देखो, बीएस ब्लूम ने 3 पक्ष बताए थे। एक तो बताया था संज्ञानात्मक, क्या बताया था? संज्ञानात्मक पक्ष बताया था। एक बताया था भावात्मक पक्ष बताया था, और एक बताया था आपके मनोप्रेरणात्मक, या जिसको बोलते हैं अपन मनोगत्यात्मक। क्या बोलते हैं? मनोगत्यात्मक बोलते हैं। ये मनोक्रियात्मक नहीं बताया था। बीएस ब्लूम ने ये क्रियात्मक नहीं बताया था, है ना। मनोगत्यात्मक या मनोप्रेरणात्मक है, ये बीएस ब्लूम के वर्गीकरण में सम्मिलित है। आगे बात समझ में। अगर थे हिलगार्ड, कौन थे? हिलगार्ड। तो हिलगार्ड ने अपने मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी। एक ज्ञानात्मक बताई थी, एक भावात्मक बताई थी, और एक क्रियात्मक बताई थी। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, वो हिलगार्ड ने मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी। जबकि ब्लूम ने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक या मनोप्रेरणात्मक या मनोगत्यात्मक, ये 3 अवस्थाएं बताई थी। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। मतलब जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए
क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में बकिंघम ने रिसर्च फॉर टीचर नामक पुस्तक में किया था। बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। यह भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप 1953 में स्टीफन एम कोरे ने दिया था। यह भी सही है। इसका मतलब है कि तीनों ही कथन ये सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की आरंभिक शिक्षा के दौरान स्कूल का पहला सरोकार उसकी भाषा क्षमता के विकास से है, इसमें शामिल है। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार है बालक का सर्वप्रथम भाषा विकास होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, ये बात कहता है एनसीएफ। तो भाषा दक्षता के विकास में कौन शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति और साक्षरता संबंधी क्षमता। ऑप्शन बी है, भाषा की रचना। ऑप्शन सी है, सोचना एवं दूसरों से संप्रेषण में भाषा का उपयोग। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 में इन सभी तथ्यों का उल्लेख है वो किया गया है भाषा क्षमता के विकास में, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। मिलर एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार क्विज मिलता है, तो क्विज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उन क्विज को अटेंड करके अपनी तैयारी को जांच सकते हो, चेक कर सकते हो कि अपनी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है, ठीक है। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं, ठीक है, साइकोलॉजी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है अपने, भाषाई विकास में देरी, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई, ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई आदि किससे संबंधित लक्षण है? मतलब भाषा के विकास में देरी होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई आना, और जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड से कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको कॉपी में नोट करने में कठिनाई आती है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी में डिसकैल्कुलिया, और ऑप्शन डी में है डिसग्राफिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा डिसकैल्कुलिया, सॉरी डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, एक बेहतर मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य है। तो मानसिक आरोग्यता का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य से है ना। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, है ना, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? मतलब व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का अपना प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्ति को कुछ समायोजन से बचाया जाए। मतलब नहीं, ये गलत है, कुछ समायोजन नहीं है, ये कुसमायोजन है। ध्यान रखना, क्या है? ये कुसमायोजन है। तो बिल्कुल सही कथन है ये। तो व्यक्ति को कुसमायोजन से बचाया जाता है, यही इसका उद्देश्य होता है मानसिक आरोग्यता का। ऑप्शन बी में, ताकि व्यक्ति स्वयं और वातावरण के साथ सामंजस्य या सामंजन स्थापित कर सके। बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्ति समायोजित रहेगा तो वो वातावरण और स्वयं के बीच में समायोजन स्थापित कर पाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि आवर्ती वक्र बनाया जाए तो यह किस प्रकार का होगा? मतलब है बुद्धि लब्धि जो प्राप्तांक है उनका यदि एक आवर्ती वक्र बनाया जाए, एक ग्राफ बनाया जाए, तो ये वक्र किस प्रकार का प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, सरल रेखीय वक्र, ऑप्शन बी, वर्तुलाकार वक्र, ऑप्शन सी, घंटाकार वक्र, और ऑप्शन डी में प्रवलयाकार वक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, घंटाकार वक्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन चिंतन में सदैव सम्मिलित नहीं होता है? मतलब चिंतन की प्रक्रिया में कौन है जो सदैव सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन ए, भाषा, ऑप्शन बी, संप्रत्यय, ऑप्शन सी, प्रतिमा, ऑप्शन डी है प्रतीक। तो देखो, वैसे तो ये चिंतन की प्रक्रिया में सब के सब शामिल होते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा सदैव कौन शामिल नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, भाषा। भाषा सदैव शामिल नहीं होती है ना। हालांकि भाषा शामिल होती है, लेकिन कई बार अपन है जो प्रतिमा है या प्रतीक के द्वारा भी चिंतन कर लेते हैं ना, भाषा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। में 6:05 पर फिर आपसे
साइकोलॉजी की क्लास के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।